नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विसेज हमारे इस YouTube चैनल पे आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आप सबके लिए IAS, UPSC, IPS, IFS, स्टेट PCS अन्य एग्जामों के लिए जो है सिलेबस लेकर आते रहते हैं और स्टडी मटेरियल लेकर आते रहते हैं, जिसके बारे में हम और आप डिटेल में बात करते हैं ताकि आपको जो है एग्जाम की तैयारी करने में अधिक से अधिक हम सहयोग कर सकें और हम और आप एक दूसरे से जुड़े रहें। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम आज आपके सामने समकालीन विश्व सुरक्षा ये टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक है समकालीन विश्व सुरक्षा। आज हम समकालीन विश्व सुरक्षा के बारे में आपसे डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस टॉपिक को शुरू करें, हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो में मिली हुई जानकारी का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें और आपके दोस्त सभी लोग एक साथ लक्ष्य हासिल कर सकें। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, समकालीन विश्व सुरक्षा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि सुरक्षा है क्या। शांति को खतरे से मुक्ति या खतरे से रक्षा, इसी बात को हम सुरक्षा कहते हैं। सुरक्षा के बारे में देख लेते हैं डिटेल से। शांति को खतरे से मुक्ति या खतरे से रक्षा, इस बात को हम सुरक्षा कहते हैं। पहला पॉइंट है शांति को खतरे से मुक्ति या खतरे से रक्षा, और दूसरा पॉइंट है किसी समाज व राष्ट्र के आधारभूत केंद्रीय मूल्यों की ऐसे किसी भी खतरे से रक्षा करना जो उन्हें नष्ट या विकृत करने वाला हो। किसी भी समाज व राष्ट्र के आधारभूत केंद्रीय मूल्यों की ऐसे खतरे से रक्षा करना जो उन्हें नष्ट या विकृत करने वाला हो, इसी को जो है सुरक्षा कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, केंद्रीय मूल में क्या क्या आते हैं। इसमें केंद्रीय मूल में आपका संप्रभुता आता है, स्वतंत्रता आती है, क्षेत्रीय अखंडता आता है। अब बात कर लेते हैं कि सुरक्षा कितने प्रकार की होती है। जी हाँ दोस्तों, आगे है सुरक्षा का प्रकार। तो सुरक्षा के प्रकार देख लेते हैं। देखिए, सुरक्षा में आता है परंपरागत सुरक्षा और अपरंपरागत सुरक्षा। अब परंपरागत सुरक्षा में आता है बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। मतलब बाह्य सुरक्षा मतलब बाह्य शक्तियों से सुरक्षा। जैसे मान लीजिए हम लोग भारत में रह रहे हैं या कोई भी किसी भी देश में रह रहा है, तो उसे किसी अन्य देश से जो खतरा होने वाले हैं उन बाहरी खतरों से, बाहरी अन्य देशों से जो खतरे हैं उनसे जो सुरक्षा की जाती है उसे बाह्य सुरक्षा कहते हैं। अब जो आंतरिक सुरक्षा जो देश के अंदर से सुरक्षा की जरूरत है। जैसे मान लीजिए हम लोग देश के अंदर रह रहे हैं, देश के अंदर ही रहने वाले अन्य लोगों से जो हमें खतरा है, उस खतरे से जो सुरक्षा किया जाता है उसे आंतरिक सुरक्षा कहते हैं। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, जो देश के बाहर से जो आक्रमणकारी आने वाले हैं या बाहर देश पे हमारा खतरा होने वाला है, लड़ाई होने वाली है, इन सब चीजों से जो सुरक्षा होता है वो आता है बाह्य सुरक्षा की कड़ी में। और देश के अंदर से जो खतरे हैं उनसे जो सुरक्षा होती है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, ये देश के अंदर काम करते हैं, CRPF हो गया, ये देश के अंदर काम करते हैं, तो ये हो गया आंतरिक सुरक्षा। जैसे कोर्ट हो गए, कचहरी हो गए, ये सब जो है आंतरिक सुरक्षा के अंडर में आते हैं। ये जो है देश के अंदर होने वाले विभिन्न अन्याय संगत कार्यवाहियों से जो है मानव समाज की रक्षा करते हैं। तो ये हो गई परंपरागत बात। अब बात कर लेते हैं अपरंपरागत सुरक्षा की। अपरंपरागत सुरक्षा में आता है मानव सुरक्षा और विश्व सुरक्षा।
मानव सुरक्षा मतलब मानव जीवन की रक्षा करना, चाहे कोई मनुष्य किसी भी देश में रहे, कहीं भी रहे, तो हर जगह पे उसकी सुरक्षा करना, ये जो है मानव सुरक्षा में आता है। चाहे कोई किसी भी देश का नागरिक हो, उसका वहीं पे रक्षा करना। अब विश्व सुरक्षा की बात कर लेते हैं। विश्व सुरक्षा में पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, हर देश और हर देश में रहने वाले सभी लोगों के जीवन की रक्षा करना जो है विश्व सुरक्षा में आता है। तो दोस्तों, ये हो गई सुरक्षा की बात। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब और डिटेल में हम बात करते हैं परंपरागत सुरक्षा। जो हम सुरक्षा के टाइप देखे, उसी के बारे में और डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है परंपरागत सुरक्षा। किसी राष्ट्र के स्वतंत्रता को हानि पहुंचाने वाले खतरे से मुक्ति। अब इसमें आता है, देखिए मैंने बताया था पहले ही, किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाने वाले खतरे से मुक्ति दिलाने की सुरक्षा को हम जो है परंपरागत सुरक्षा कहते हैं। अब बात आती है बाह्य सुरक्षा की। दूसरे देश द्वारा किए जाने वाले आक्रमण तथा युद्ध बाह्य सुरक्षा में आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था। बुनियादी स्तर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, दूसरे देश द्वारा किए जाने वाले आक्रमण तथा युद्ध बाह्य सुरक्षा में आते हैं। बुनियादी स्तर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है आत्मसमर्पण करना, दूसरा विकल्प होता है अवरोध सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकना है। जी हाँ दोस्तों, अवरोधा जो सुरक्षा नीति है, इस सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को युद्ध होने से पहले ही खत्म कर देना या रोक देना है। और तीसरा पॉइंट होता है रक्षा। युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है। रक्षा जो है युद्ध को सीमित रखने से या उसको समाप्त करने से होता है। अब परंपरागत सुरक्षा के उपाय देख लेते हैं। अब देखिए, ये हो गया उपाय और ये हो गया कार्य। इसमें अलग अलग कॉलम है। पहला है शक्ति संतुलन। पड़ोसी देश के बराबर या अधिक सैन्य क्षमता का विकास करना। जाहिर सी बात है, अगर हम जो है पड़ोसी देश के बराबर या उससे अधिक अपनी सैन्य क्षमता रखेंगे तो कोई भी देश हम पे आक्रमण नहीं करेगा। पड़ोसी देश आक्रमण नहीं करते हैं और किसी भी देश को सबसे अधिक अपने पड़ोसी देशों से ही खतरा होता है। तो ये हो गया शक्ति संतुलन। अब इसमें अगला पॉइंट है सैन्य गठबंधन। अनेक देशों द्वारा सैन्य समझौते करके गठबंधन करना, जैसे कि भारत का रूस के साथ सैन्य समझौता है। ऐसे सैन्य गठबंधन करके जो है देश को सुरक्षित रखा जा सकता है। जिन देशों से जो है सैन्य गठबंधन होता है, वो देश से आने अगर कोई अन्य देश उस पर आक्रमण करता है तो जो है वो देश जो जिससे सैन्य गठबंधन रहता है, वो सहयोगी देश होते हैं, वो उसके साथ जो है उसके समर्थन में आ जाते हैं, खड़े होते हैं। इसलिए और जो है जो आक्रमणकारी देश होता है वो कमजोर पड़ जाता है और पीछे हट जाता है। तो दोस्तों, सैन्य गठबंधन भी एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है जो है अपनी सुरक्षा का। तो दोस्तों, शक्ति संतुलन हो गया, सैन्य गठबंधन हो गया और तीसरा है निशस्त्रीकरण। जी हाँ दोस्तों, निशस्त्रीकरण। देशों द्वारा अस्त्र शस्त्रों के भंडार में कटौती, मतलब दुनिया के जितने भी देश हैं सभी देश अपने अपने अस्त्र शस्त्र कम करें, कम से कम अस्त्र शस्त्र का भंडार रखें। तो इस प्रक्रिया को निशस्त्रीकरण कहते हैं। इससे जो है युद्ध की भावना में कमी आती है, युद्ध कम होते हैं। अब चौथा और अगला पॉइंट है न्याय युद्ध। न्याय युद्ध क्या होता है, आइए इसको देख लेते हैं। युद्ध का प्रयोग आत्मरक्षा या दूसरों को जन संहार से बचाना, मतलब न्याय युद्ध उसको कहते हैं जिस युद्ध में रक्षा करना, मतलब आत्मरक्षा करना, अपनी जीवन की रक्षा। जैसे मान लीजिए आपके जीवन को किसी चीज से खतरा है तो उससे अपने आप को बचाना न्याय युद्ध में आता है।
जी हाँ दोस्तों, इसी को न्याय युद्ध कहते हैं। आत्मरक्षा और दूसरों को जनसंहार से बचाना। या मान लीजिए आपके पड़ोसी हो गए या हमारे देश के रहने वाले अन्य लोग हो गए, तो इनको अगर किसी चीज से खतरा है, इनके जान माल को खतरा है, तो उनको जो है उस खतरे से बचाना, इसी चीज को हम न्याय युद्ध कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है विश्वास बहाली। देशों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना का विकास करना। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न देशों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना का विकास करना, इससे जो है युद्ध की संभावना ना के बराबर रहती है। युद्ध जाहिर सी बात है कि अगर जो है सभी लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास रहेगा और विश्वास नहीं होगा तो युद्ध नहीं होगा। चाहे कि आपके या हमारे अपने घर की बात हो या फिर गांव की बात हो, देश की बात हो, कहीं भी जो है जहां पे विश्वास होता है वहां युद्ध नहीं होता है। जहां पे अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है वहां युद्ध की संभावना जो है बनने लगती है। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं अब आंतरिक सुरक्षा की। जब देश की शासन व्यवस्था कमजोर हो वहां गृह युद्ध, आंतरिक कलह उत्पन्न होते हैं और पड़ोसी शत्रु इसका लाभ उठाकर आक्रमण कर देते हैं। तो इस चीज से सुरक्षा को हम आंतरिक सुरक्षा कहते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आंतरिक सुरक्षा का महत्व कम होना व बाहरी खतरे की आशंका होना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है ऐसा माहौल बन गया कि आंतरिक सुरक्षा का महत्व कम हो गया व बाहरी खतरे जैसे अन्य देशों से जो होने वाले आक्रमण हैं उन खतरों से ऐसे खतरे जो है ज्यादा बढ़ गए। तो इनसे जो है सुरक्षा। तो इसमें पहला पॉइंट है पश्चिमी देशों द्वारा अपनी सीमा के अंदर एकीकृत और शांति संपन्न होना। पश्चिमी देश अपनी सीमा के अंदर जो है एकीकृत हो गए और शांति संपन्न हो गए, मतलब उन देशों में जो है शांति कायम हो गई। अब दूसरा पॉइंट है पश्चिमी देशों के सामने अपनी सीमा के भीतर बसे समुदायों अथवा वर्गों से कोई गंभीर खतरा नहीं था। अब बाहरी खतरे की आशंका की बात कर लेते हैं। बाहरी खतरे की आशंका, इसमें पहला पॉइंट है अमेरिका व सोवियत संघ को अपने ऊपर एक दूसरे से सैन्य हमले का डर था। अमेरिका व सोवियत संघ जिसमें रूस, यूक्रेन, अन्य देश आते थे। सोवियत संघ में जो है रूस आता था, यूक्रेन आता था। तो सोवियत संघ का विघटन दोस्तों, इस पे हमारा एक अलग वीडियो है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों को जो है अपने ऊपर एक दूसरे से खतरे का हमले का डर था। अमेरिका को यह डर था कि सोवियत संघ हमारे ऊपर हमला कर देगा, सोवियत संघ को यह डर था कि अमेरिका हमारे ऊपर हमला कर देगा। और दूसरा पॉइंट है यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों, वहां की जनता से युद्ध की चिंता सता रही थी। यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में वहां की जनता से युद्ध की चिंता सता रही थी। ये लोग आज़ादी चाहते थे, जैसे फ्रांस को वियतनाम और ब्रिटेन को केन्या से जूझना पड़ा। दोस्तों आपको याद होगा कि हमारे देश की जो क्रांति की लड़ाई थी जो 1857 से शुरू हुई और 1947 तक चली। तो दोस्तों ये लड़ाई जो थी ये भारत उस समय अंग्रेजी उपनिवेश था। तो अंग्रेज सरकार से सुरक्षा के लिए जो लड़ाई वो लड़ी गई थी, आज़ादी की लड़ाई, ये जो है इसी प्रकार का उपनिवेश युद्ध के ही अंतर में आता है। तो दोस्तों भारत और अंग्रेज सरकार के बीच की लड़ाई इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो हमारे देश के अंदर ही लड़ा गया। अब देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के सम्मुख सुरक्षा की चुनौतियां। दोस्तों एशिया और अफ्रीका के जो देश नए स्वतंत्र हुए हैं उनके सम्मुख सुरक्षा की क्या क्या चुनौतियां हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। पहली चुनौती है अपने पड़ोसी देश से सैन्य हमले की आशंका, सीमा रेखा
भूक्षेत्र आबादी पर नियंत्रण करने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, अगर किसी देश के पास हथियार कम हो, सुरक्षा के साधन कम हो, सैन्य संसाधन कम हो, तो जो है हमेशा उस देश को ये डर बना रहता है कि पड़ोसी देश हमला कर देंगे। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जो देश नए नए स्वतंत्र हुए हैं उनकी सैन्य क्षमता या फिर जो है ये कहें कि शस्त्र क्षमता, ये जाहिर सी बात है कि कम ही होगी, और उनको जो है हमेशा ये डर बना रहेगा कि जो है उनके पड़ोसी देश उन पे हमला ना कर दें। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अंदरूनी सैन्य संघर्ष। अलगाववादी आंदोलनों से खतरा जो अलग राष्ट्र बनाना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, जो देश नए स्वतंत्र होते हैं उनमें ये भी एक बहुत बड़ा डर रहता है कि जो है कुछ लोग जो अलगाववादी ग्रुप या गुट बना रहे हैं उनको वो अलग देश का ही एक मांग करते हैं। जैसे भारत की आज़ादी के समय 1947 में जिन्ना जी ने मांग किया था कि हमें एक अलग देश चाहिए, और जो है उस समय भारत का बंटवारा करके पाकिस्तान बनाया गया और इधर बांग्लादेश बन गया। तो दोस्तों ये अलगाववादी आंदोलनों से खतरा नए स्वतंत्र हुए देशों को हमेशा बना रहता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं निशस्त्रीकरण संधियां। निशस्त्रीकरण की संधि कौन कौन सी है? पहला है जैविक हथियार संधि BWC। 1972 में 155 देशों ने जैविक हथियार उत्पादन पर रोक लगाया था। अब दूसरा है रासायनिक हथियार संधि CWC। 1992 में 181 देशों ने रासायनिक हथियार को रोक लगाया था। और एक तीसरा है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM प्रक्षेपास्त्रों के भंडार में कमी करना, इसका यह लक्ष्य है। और चौथा है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि START, घातक हथियारों की संख्या में कमी करना। और पांचवा है सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि SALT, 1992, घातक हथियार परिसीमन। और अगला है परमाणु अप्रसार संधि, जिसे NPT। दोस्तों ये NPT हमेशा जो है चर्चे में रहता है, इस पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे तो ये जितनी भी संधियां हैं निशस्त्रीकरण संधियां, ये हर संधि जो है आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, क्योंकि IAS के एग्ज़ाम में आप बैठने वाले हैं। ये बहुत ही बड़ा और दुनिया का सबसे टफ एग्ज़ाम में से आता है। तो दोस्तों आपको हर चीज़ याद रखना चाहिए। तो दोस्तों परमाणु अप्रसार संधि NPT 1968 में संधि हुई थी। 1968 में संधि। 1967 के बाद परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं। 1968 में यह संधि हुई थी परमाणु अप्रसार संधि, जिसे NPT कहते हैं। और उसमें ये फैसला लिया गया कि 1967 के बाद परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं गैर परंपरागत सुरक्षा की। अब दोस्तों गैर परंपरागत सुरक्षा के अंदर में आता है सबसे पहले मानव सुरक्षा। मानव सुरक्षा में सुरक्षित राज्य का अर्थ जनता का सुरक्षित होना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षित राज्य का अर्थ जनता का सुरक्षित होना नहीं है। युद्ध, मानवाधिकार उल्लंघन, जनसंहार, आतंकवाद से अधिक लोग अकाल, महामारी व आपदा से मरते हैं, अर्थात अभाव तथा भय से मुक्ति। इतनी सारी चीजें जो है मानव सुरक्षा के अंडर में आती हैं। मानवाधिकार का उल्लंघन ना हो, जनसंहार, सामूहिक जनसंहार ना हो, आतंकवाद की कोई घटना न घटित हो, अधिक लोग अकाल व महामारी आपदा से ना मरते हो, अर्थात और चीज़ों का अभाव ना हो, भय से हमेशा लोग मुक्त रहें। ये सब चीज़ें जो है मानव सुरक्षा के अंडर में आती हैं। अब अगला पॉइंट है वैश्विक सुरक्षा। जिन खतरों का सामना कोई देश अकेले नहीं कर सकता, वो खतरे जो है वैश्विक सुरक्षा के अंडर में आते हैं। यह वैश्विक प्रकृति
की समस्या है, इनके समाधान के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। मतलब वैसी समस्याएं जिनसे कोई एक देश अकेले नहीं निपट सकता, नहीं लड़ सकता, जिनका उपाय कोई देश अकेले नहीं कर सकता, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनसे कोई भी देश अकेले नहीं निपट सकता। इन समस्याओं को वैश्विक समस्या कहते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं खतरे या भय के नवीन स्रोत। मतलब खतरे या भय के नए स्रोत क्या हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है मानवता की सुरक्षा के खतरे। मानवता की सुरक्षा के खतरे क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। आतंकवाद है, विश्वव्यापी निर्धनता है, असमानता है, शरणार्थियों की जीवन में जो बाधाएं आती हैं वो हैं। अब विश्व सुरक्षा के खतरे देख लेते हैं। विश्व सुरक्षा के क्षेत्र में आता है महामारियां हैं। विश्व सुरक्षा से इनको विश्व सुरक्षा में सबसे बड़ा खतरा जो है महामारियों से ही होता है विश्व को। तो दोस्तों महामारियों के ऊपर हम एक अलग से वीडियो ही बनाएंगे। जो अब तक जितनी भी महामारियां पेंडेमिक या एपिडेमिक आई हुई हैं उनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे उस वीडियो में। बहुत जल्द ही हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें महामारियों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जिसमें सार्स हो गया, कोरोना वायरस हो गया, एड्स हो गया, HIV या फिर जो है प्लेग हो गया। मतलब विश्व में जितनी भी महामारियां आई हुई हैं हर महामारी के बारे में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों इंतजार कीजिए, बहुत जल्द ही हम ये वीडियो आपके सामने लेकर आने वाले हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो बनेगी, बहुत अच्छी वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे महामारियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महामारियों के बारे में हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। किसी दिन बहुत अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों विश्व सुरक्षा के खतरे के बारे में। पहला खतरा है महामारियां, दूसरा खतरा है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा खतरा है प्राकृतिक आपदाएं, चौथा खतरा है वैश्विक ताप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, एड्स और बर्ड फ्लू। ये छठवां खतरा है। जो है दोस्तों ये है विश्व सुरक्षा के सबसे बड़े खतरे, जिनसे जो है विश्व के सारे देशों को एक साथ खतरा है। ये जो है विश्व के सभी देशों को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। ये खतरे दुनिया के सारे बड़े से बड़े मजबूत से मजबूत देश की अर्थव्यवस्था को जो है तहस नहस करने की क्षमता है वैश्विक खतरों में। तो दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार विषयक चर्चा। मानवाधिकार विषयक चर्चा में सबसे पहले है राजनीतिक अधिकार, जैसे अभिव्यक्ति व सभा करने की आज़ादी। दूसरा है आर्थिक और सामाजिक अधिकार। तीसरा है उपनिवेशकृत जनता तथा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यक के अधिकार। इन वर्गीकरण को लेकर व्यापक सहमति है, लेकिन किसे सार्वभौम मानवाधिकार की संज्ञा दी जाए इस बात पर सहमति नहीं है। मानवाधिकार की सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को एकाधिकार देता है कि वह मानवाधिकार की रक्षा के लिए हथियार उठाए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। ये इंटरव्यू के समय या आपके जो है मेंस में उत्तर लिखते समय बहुत काम की लाइन एक बनेगी। संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र। देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है मानवाधिकार की सुरक्षा में। संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अधिकार देता है कि वह मानवाधिकार की रक्षा के लिए हथियार उठाए। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार उल्लंघन के किसी मामले में कार्रवाई करेगा और किस में नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार उल्लंघन के किस मामले में कार्रवाई करेगा और किस में नहीं। अब बात कर लेते हैं भारत की सुरक्षा नीतियां क्या क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत की सुरक्षा नीति के बारे में डिटेल में हम बात कर लेते हैं। भारत की सुरक्षा नीतियां।
भारत की सुरक्षा रणनीतियों में आता है सबसे पहले अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, किसी भी देश को जो है अपने पड़ोसी देशों से सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है कि वो अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाए। इसलिए भारत की भी ये पहली सुरक्षा नीति है कि अपनी सैन्य क्षमता भारत बढ़ाएगा। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मजबूती में सहयोग करना। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो भी हो, यूनाइटेड नेशन हो गया या फिर जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनका सहयोग करना आंतरिक, क्योंकि अगर आप दूसरे का सहयोग करेंगे तो ही दूसरा आपका सहयोग करेगा। तीसरा है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाना। चौथा है सामाजिक असमानता दूर करना। पांचवा है आर्थिक असमानता कम करना। और छठवां है सहयोग मूलक सुरक्षा नीति। और सातवां है सैन्य गुटबंदी से अलग रहना। क्योंकि दोस्तों अगर आप सैन्य गुटबंदी बनाएंगे तो जो है सामने वाला आदमी भी सैन्य गुटबंदी बनाएगा और जो है युद्ध की भावना बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, और इस चीज को जो है सैन्य गुटबंदी नहीं करने से जो है युद्ध की भावना कम रहती है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए आपके आस पड़ोस में जैसे मान लीजिए भारत है, अगर भारत के पड़ोसी देश सैन्य गुटबंदी कर रहे हैं तो जो है ये जरूरी हो जाता है कि भारत भी गुटबंदी करे। क्योंकि जब बात गुटबंदी की आती है और सामने वाला अगर गुटबंदी कर रहा हो तो आप अलग नहीं रह सकते। अगर अलग रहेंगे तो मारे जाएंगे। तो दोस्तों ये सब बातें होती हैं। अब बात कर लेते हैं सुरक्षा के लिए सहयोग। अब सुरक्षा के लिए सहयोग कौन करेगा या किसका सहयोग आप करेंगे, इस चीज के बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट है शक्ति संतुलन व गठबंधन की स्थापना सहयोग से। शक्ति संतुलन व गठबंधन की स्थापना ये सहयोग से होगा। नवीन खतरे आपदा से सुरक्षा सेना नहीं सहयोग से। नए खतरे जो हैं आपदा से सुरक्षा हो गया या सेना से नहीं, ये सहयोग से होगा। अब अगली बात आती है आतंकवाद से सुरक्षा, सेना से नहीं सहयोग से। और गरीबी अशिक्षा कुपोषण समाप्ति में अमीर देशों का सहयोग करना चाहिए। और पांचवा है महामारियों को व बीमारियों को फैलने से रोकना सहयोग द्वारा। महामारी व बीमारी जितनी भी फैल रही हैं उनको जो है एक दूसरे का सहयोग करके फैलने से रोकना। और दोस्तों इसमें अगला पॉइंट है सरकार आदि मानवाधिकारों का हनन करे तो मुक्ति के लिए जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय समाज का सहयोग किया जाए। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई सरकार या कोई भी मानवाधिकार का हनन करे तो उस संस्था से जो कि मानवाधिकार का हनन कर रही है उससे मुक्ति के लिए जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय समाज का हम सहयोग करें। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का अति महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हमने बात किया सुरक्षा के बारे में, समकालीन सुरक्षा जो आज का टॉपिक था। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपका आज का वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आज का वीडियो है आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और ताकि हम और आप हमेशा साथ बने रहें और एक दूसरे का सहयोग करते रहें। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के घंटे को भी दबा लीजिए ताकि जो है हमारी आगे आने वाली वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। और
हमारी वीडियो आप सबसे पहले जल्दी से जल्दी देख सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं संपन्न करने की आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में किसी एक अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, गुड बाय। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। बाय।